हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। आज हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास और इसमें ब्रिटिश राज्य का जो अभिवृद्धि थे, यानी मतलब जब से इनकी शुरुआत हुई थी वो देखेंगे हम। ये हिस्ट्री का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाएंगे कल से। तो आज ये देखते हैं, इसके बाद आगे का देखेंगे। और इससे पहले की अगर क्लासें आपने नहीं देखी तो आप देखिए, सारी क्लासें मैंने क्रम से कराई हैं पैड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं ब्रिटिश राज का युद्ध कब से हुआ। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों का चार्टर दिया गया था। 15 वर्षों के लिए आए थे यहाँ पे बस, जिसे बाद में राजा जेम्स प्रथम ने अनिश्चितकालीन कर दिया। जब आए थे तो 15 साल का था, बाद में बढ़ा दिया गया, इन्हें लाइफ टाइम कर दिया। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आधिकारिक रूप से अकबर के नाम से संबोधित पत्र फैक्ट्री खोलने की इजाज़त को लेकर आया था। और जहाज कौन सा था? हेक्टर। ये भी पूछ लिया जाता है। किंतु 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। वह जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जिससे जहांगीर ने तुर्की भाषा में बात की। ये तुर्की भी जानता था, इसलिए जहांगीर ने इसे उपाधि दी थी इंग्लिश खान की। तो पूछ लिया जाता है कैप्टन हॉकिंस किसके कार्यकाल में आया था, किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर याद रखेंगे। ये जहांगीर खान ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी, मैंने भी बताया। 1615 ईस्वी में थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर भारत आया। 3 वर्ष तक भारत में रहा। दूसरा जो था थॉमस रो था, याद रखेंगे। ये भी जहांगीर के टाइम में ही आया। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से 1608 ईस्वी में सूरत में खोली। याद रखेंगे कहाँ खोली पहली फैक्ट्री? सूरत में, जिसे 1613 ईस्वी में स्थायी रूप दे दिया गया। वहीं दक्षिण में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। क्वेश्चन दो बनते हैं, पहली फैक्ट्री कहाँ खुली? तो सूरत में। अब दक्षिण में पूछ ले तो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित की। पूरब में बालसोर उड़ीसा में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र में सुरक्षा तथा व्यापारिक रहस्यों की सुविधा दी, जिसे कंपनी हेतु सुनहरा फरमान कहा गया था। इतनी बातें आप याद रखेंगे। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारुखसियर ने अंग्रेजों को अत्यधिक रियासतों वाला फरमान दिया, जिसमें बंगाल में व्यापारिक सुविधाओं के अतिरिक्त बम्बई में अंग्रेजों द्वारा जारी सिक्कों को मान्यता प्रदान कर दी गई। हैदराबाद में अंग्रेजों की स्वायत्तता स्वीकार की गई। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो ये स्टार्टिंग थी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो होते हैं वो देख लेते हैं। मद्रास सेंट जॉर्ज 1640 में। फ्रांसिस डे को मद्रास का निर्माता कहा जाता है। कलकत्ता का फोर्ट विलियम 1699 से 1700। इस किले का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। बम्बई सेंट थॉमस 1720। चार्ल्स बून ने इस किले का निर्माण कराया, किंतु बम्बई का सबसे प्रभावी गवर्नर चार्ल्स आंगियार था। आगे बात करते हैं, ये इससे क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। जॉन चाइल्ड जब बम्बई का गवर्नर था तो मुगलों के व्यापारिक जहाज़ों को लूटने के आरोप में 1686 में औरंगजेब की सेना ने उसे दंडित किया था। तो कैसे किया था? जॉन चाइल्ड। पुर्तगाली शासक ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने 1667-68 में मुंबई के 10 पाउंड प्रति वर्ष लीज पर कंपनी को दे दिया था। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? अंग्रेजों ने 1698 में, जब उन्हें सूतानाती, गोविंदपुर व कालीकोट की जिम्मेदारी प्राप्त हुई तब की थी। अपनी शक्ति मजबूत करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन देखा गया। अब वह सिर्फ व्यापारिक संस्था न रहकर भारतीय राजनीति में कदम रखने लगी थी। देखिए कितना, जब उनका क्षेत्र बढ़ गया तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। बंगाल के सूबेदार शाह सूजा द्वारा दिए गए शाही फरमान द्वारा 1655 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। 3000 रुपये देते थे बंगाल में व्यापार करने के। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। आगे बात करते हैं। 10 फरवरी 1691 को जॉन चॉर्नॉक ने सुतनारी में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की थी। औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पटना और कासिम बाजार में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों को बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने एक स्ट्रिक्ट
एक्शन लिया था, मगर इसके बाद जब इसकी मृत्यु होगी उसके बाद स्थिति खराब होगी और जो शासक आए थे वो अयोग्य ही थे, इसलिए इनका क्षेत्र बढ़ता गया और ये ज़्यादा शक्तिशाली होते गए। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होगी। इसके बाद कंपनी ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। आगे देखते हैं। बंगाल में शाइस्ता खां ने अंग्रेजों के बारे में कहा, यह कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का अधिकार मिल गया। आगे देखते हैं। बंगाल में सिराजुद्दौला का नवाब बनने से असंतुष्ट गुट का निर्माण होने लगा तथा सिराज के युवा उत्साह ने प्रशासनिक सुधार के क्रम में पुराने लोगों को प्रशासन से हटाकर नए वर्ग को नियुक्त किया, जिससे असंतुष्टों को मोर्चा और मजबूत हो गया। इसके कारण उसने पुराने हटा दिए, नए कर लिए। अंग्रेजों को किलेबंदी की मनाही का आदेश दिया, किंतु जब वे न माने तो वहां आक्रमण कर अंग्रेजों को उल्टा द्वीप में भागने को विवश किया। किंतु बाद में जब क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी दक्षिण से बंगाल आ गई तो अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया। मजबूत होकर सिराज को 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि करनी पड़ी थी। इन्होंने एक युद्ध भी लड़ा था, आगे बताएंगे हम। हालवेल नामक अधिकारी ने ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किया। इसके अनुसार सिराज ने कलकत्ता पर आक्रमण के समय ब्रिटिश नागरिकों को एक कोठरी में बंद कर उन्हें मृत्युदंड जैसी सजा दी थी। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में ये युद्ध पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, किन किन के बीच हुआ था, याद रखेंगे। 1757 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और उसके बदले 24 परगना जमींदारी और अन्य आर्थिक लाभ अर्जित किए। आगे बात करते हैं। मीर जाफर अधिक लाभदायक प्रतीत नहीं हुआ तो 1760 ईस्वी में उसे गद्दी से उतारकर मीर कासिम को नवाब बना दिया, किंतु प्रशासनिक अनुभव के कारण कासिम जल्दी समझ गया कि अंग्रेजों की रुचि केवल अपने स्वार्थ पूर्ति में है और दस्तक के दुरुपयोग के प्रश्न पर दोनों में मनमुटाव हो गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कलकत्ता से मुंगेर कर ली। 1763 ईस्वी में उसे भी हटा दिया। अंग्रेजों का यही मतलब था, जो उनके पक्ष में है उसे रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे, हटा देंगे। इसी बीच अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व मीर कासिम एक त्रिकूट गिरोह इन्होंने तैयार किया और एक युद्ध लड़ा 1764 में बक्सर का। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की छोटी सेना ने त्रिकूट को हराकर प्लासी के युद्ध के निर्णय की पुष्टि कर दी। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब व शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई और मुगल सम्राट से अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी का अधिकार मिल गया। अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए निजामत का अधिकार नवाब के पास रहने दिया और दीवानी का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में इस तरह द्वैत शासन रहा था। तो ये प्रारंभिक थे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देखते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय में 20 जून को 1756 ईस्वी में काल कोठरी ब्लैक होल की घटना घटी थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया। प्लासी के युद्ध में भारत का मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा गया। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ठीक है, याद रखेंगे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में क्लाइव और मुगल बादशाह के बीच हुई। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की दूसरी संधि क्लाइव और अवध के नवाब के बीच हुई थी। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। द्वैत शासन का जनक लियोनिस कर्टिस को माना जाता है। अंग्रेजों के संरक्षण में बंगाल का प्रथम नवाब नजमुद्दौला था। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक-उद-दौला। तो ये ब्रिटिश राज का भेद था। इसके बाद हम चलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पे। ये जो हुआ था 1857 से स्टार्ट हुआ था। 1857 का विद्रोह हम देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन जो होंगे वो देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं आगे का। 1857 ईस्वी का विद्रोह
जो भारत का पहला ऐसा विद्रोह था जो न सिर्फ उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैला था, बल्कि इसमें विभिन्न वर्गों की सहभागिता भी थी। इस विद्रोह के कारण जो थे बहुत सारे थे, कोई एक कारण नहीं था। सबसे पहले देखते हैं हम राजनीतिक कारण क्या क्या थे। साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा ने अंग्रेजों को देसी भारतीय रियासतों में विलय को बढ़ावा दे दिया। लॉर्ड डलहौजी ने आक्रामकता को अपनाते हुए व्यापक सिद्धांत या हड़प नीति के द्वारा सतारा, जैतपुर, बधार, झांसी, नागपुर के विलय की घोषणा कर दी थी। इसी के दौरान डलहौजी ने उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। इस प्रकार हड़प नीति के तहत नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध में विलय कर लिया गया था। तो ये सारे राजनीतिक थे। अंग्रेज बेसिकली भारत की जो देसी रियासतें थी उसको अपने में मिलाना चाह रहे थे। इस वजह से ये भी एक विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण था। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे? 1813 के अधिनियम के तहत भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों का प्रवेश धर्मांतरण को बढ़ाने लगा। जो 1850 तक धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया गया, इसके तहत यदि कोई हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसका पैतृक संपत्ति में अधिकार बना रहेगा। 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। बात करते हैं आर्थिक व प्रशासनिक कारणों की। अंग्रेजी शासन के हितों की पूर्ति के क्रम में अंग्रेजों ने परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया और विशेषतः गांव और किसान सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। अंग्रेजों ने रूल लॉ विधि का शासन की स्थापना के क्रम में पुराने भारतीयों की मान्यताओं को नष्ट कर दिया और असंतोष को बढ़ावा दे दिया। किसानों को तो एक प्रकार से बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इतना कर लगा देते थे कि जितनी उपज नहीं थी उससे ज़्यादा कर था। सैनिक कारण क्या थे? सेना में नस्लीयता का प्रभाव होना। योग्यता के बावजूद भारतीय अधिकतम सूबेदार का पद नहीं पा सकते थे और ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को वेतन भी कम मिलता था। सैनिकों के सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग पर भी पाबंदी थी। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लाया गया, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को किसी भी क्षेत्र में युद्ध लड़ने भेजा जा सकता था। ये कारण रहे थे सैनिक कारण। जबकि भारतीय सामाजिक धार्मिक मान्यताओं में निषेध क्षेत्र में जाने की इजाज़त नहीं है, मगर अंग्रेज बोलते थे तुम्हें कहीं भी भेज सकते हैं। तत्कालिक कारण क्या था? ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग की चर्चाएं सैनिकों को क्रोधित कर देती थी। ठीक है, क्रोधित हो गए सैनिक की गाय जो है हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, उसका मांस मतलब लगा रहे थे उस पर। और मुस्लिम धर्म में सुअर जो है बहुत ही गंदा माना जाता है, उसका नाम भी नहीं लेते, तो उसकी चर्बी उसमें लगा रहे हैं। इस वजह से ये तात्कालिक कारण था। हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग इससे भड़क गए थे। इसके फलस्वरूप ही 1857 विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं 1857 विद्रोह के। यह स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था। किसने बोला था? सीले व लॉरेंस ने। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। आउटरम व टेलर ने इन्होंने बोला था। सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष था। टी.आर. होम्स ने यह बोला था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रायली ने बोला। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने बोला? बी.बी. सावरकर ने। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये बात याद रखें हम। आगे देखते हैं। 19 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी और ये 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद बने। इसके बाद में मेरठ में कारतूस के प्रयोग पर सैनिकों ने बगावत कर दी और जब उन्हें सजा सुनाई गई तो 9 मई को यह विद्रोह आरंभ हो गया। विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से प्रचारित हुआ। अवध में यह जनसामान्य का विद्रोह बन गया और इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व आम जनता के प्रतिनिधि लियाकत अली ने किया। तो नर्मदा के नीचे विद्रोह लगभग ना के बराबर रहा। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद घोषित किया।
अंग्रेज इनसे इतने भयभीत थे कि इन पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया। कानपुर में विद्रोह के दौरान रानी सती चौराहे की घटना का उल्लेख आता है, जिसमें कहा गया कि विद्रोहियों ने महिलाओं व बच्चों समेत 300 लोगों को मार डाला। इस विद्रोह के दौरान राजाओं व नवाबों ने अंग्रेजों का साथ दिया और इसलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने उन्हें तरंग अवरोधक कहा। बड़े जमींदार भी अंग्रेजों के साथ थे और पढ़ा लिखा नवोदित मध्यम वर्ग तटस्थ बना रहा, वो किसी के साथ नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के प्रगतिशील सुधारों और रूढ़वादी समाज द्वारा विरोध उन्हें अनुचित लग रहा था। अब ये पूरी तरह से असफल रहा था। असफलता के भी कुछ कारण थे, वो क्या रहे थे वो देखते हैं। निश्चित तिथि, संगठन, नेतृत्व व विचारधारा का अभाव इसमें रहा था, इसलिए ये असफलता का कारण था। कोई प्रमुख लीड करने वाला नहीं था, कोई विशेष विचारधारा नहीं थी और कोई निश्चित तिथि नहीं थी कब से चलेगा कब तक चलेगा। ठीक है। राष्ट्रीय एकता में कमी के साथ ही सामाजिक एकता में भी कमी थी। यद्यपि हिंदू व मुस्लिम दोनों वर्गों में विद्रोह में एक साथ भाग भी लिया था, फिर भी कमी थी। आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव था और रणनीति नहीं थी। ठीक है। द्वितीय पंक्ति के नेतृत्वकर्ताओं का भी अभाव था। अब देखिए कहाँ से किसने इसका नेतृत्व किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछा जाए दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था, तो बहादुर शाह ने। इनका विद्रोह कौन दबा रहे थे, निकलसन हडसन। लखनऊ से किसने किया था, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था और कॉलिन कैम्पबेल इनका विद्रोह दबा रहे थे। कानपुर से नाना साहब ने, कॉलिन कैम्पबेल इन्हें भी दबा रहे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जनरल ह्यू रोज। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जनरल रेनार्ड। इलाहाबाद से लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे, कर्नल नील इन्हें दबा रहे थे। बरेली से खान बहादुर और विंसेंट आर्यर इसे दबा रहे थे। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और विलियम टेलर विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे। असम से मनीराम दत्त नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। विद्रोह के परिणाम क्या हुए, ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकारियों को वापस ले लिया। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत पर चल रहा दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया और भारत राष्ट्र सचिव के पद का गठन हुआ। अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया, 1:5 से 1:3 कर दिया, भारतीयों का घटा दिया। फूट डालो और राज करो। सैनिक एकता खंडित करने के लिए कुछ जातियों को मार्शल कौम घोषित किया गया और उन्हें जाति, क्षेत्र, नस्ल के आधार पर रेजिमेंटों में बांट दिया गया। ये इसके परिणाम रहे थे। अब कुछ पुस्तकें लिखी गई थी उसी समय में, वो भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी, बी.डी. सावरकर ने। द ग्रेट रिबिलियन अशोक मेहता ने लिखी थी। स्पाई इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार ने लिखी थी। 1857 एस.एस. सेन ने लिखी। द कॉलेज ऑफ इंडियन यूनिटी सर सैयद अहमद खान। ये पुस्तकें उस समय लिखी गई थी। आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। इतना बड़ी क्रांति हुई, इसके बाद कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी संपन्नता के लिए विश्वविख्यात थी। इसका सबसे बड़ा आधार गांव की आत्मनिर्भरता थी। गांव जो थे सेल्फ डिपेंडेंट थे, जहां उत्पादन प्रतिद्वंद्विता के आधार पर नहीं बल्कि आपसी सहचर्यता के आधार पर होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली या जनमानी व्यवस्था के आधार पर थी। ठीक है। आगे देखते हैं। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की समृद्धि पर पूरा अधिकार अपना जमा लिया था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष और आत्मनिर्भरता की अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। पूरा कंट्रोल अंग्रेजों ने कर लिया। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल सस्ता प्राप्त करना और अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचना। ये था
यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, इंग्लैंड में मैन्युफैक्चरिंग करते, बनाते, फिर यहाँ पे महंगे दामों में बेचते। उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण कौन कौन से थे? वाणिज्यिक चरण जो था वो 1757 से 1813 तक रहा। औद्योगिक मुक्त बाजार 1813 से 1858, और वित्तीय पूंजीवाद जो था 1860 के बाद से चलता रहा। इसमें देखते हैं 1857 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक बलपूर्वक लूट व बाजारों पर एक अधिकार का दौर कहलाया, अर्थात ताकत के बल पर बंगाल के संसाधनों को लूट कर उन्हें ब्रिटिश भेजा जाने लगा। ब्रिटेन भेज देते थे लूट के। 1813 से 1857 ईस्वी का दूसरा और मुक्त व्यापार का दौर कहलाया, जिसे अपनाने के मुख्यतः दो कारण थे। कौन कौन से थे वो दो कारण? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की सफलता से वहाँ नया संपन्न वर्ग तैयार हो गया, जिसने ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला कि भारत का बाजार सभी के लिए खोल दो, सभी आएँ, सभी अपना व्यापार करें। एडम स्मिथ द्वारा प्रचारित अहस्तक्षेप का सिद्धांत लोकप्रिय होने लगा। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों का गला घोंट दिया, विशेषकर हथकरघा। नगरीय उद्योग का भी पतन जो था तुरंत हो गया, क्योंकि राजाओं के घर के बाद इन विलासी वस्तुओं की मांग में कमी आ गई। अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार के बहाने आयात निर्यात की दरों को इस तरह निर्धारित किया कि ब्रिटिश सामग्री सस्ती हो जाए और भारतीय सामग्री महंगी। इससे भारतीय सामग्री की मांग में कमी आई और अंग्रेजों ने ब्रिटिश सामग्री को भारत के कोने कोने में पहुंचा दिया। 1860 के बाद वित्तीय पूंजीवाद का दौर, जिसमें प्रथम दो चरणों में प्राप्त धन को भारत में ही निवेश कर और अधिक पूंजी कमाने के उद्देश्य से रखा गया। भारत की लूट और इंग्लैंड में पूंजी संचय का ही प्रत्यक्ष परिणाम था कि इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजरा। इसके बाद कुछ भू राजस्व व्यवस्थाएं इन्होंने चलाई थी। वो कौन कौन सी थी देखते हैं। क्लाइव के दौरान भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था। फार्मिंग सिस्टम का भूमि को लगान वसूली हेतु ठेके पर दिए जाने की प्रथा का कालांतर में बंगाल पर बुरा प्रभाव पड़ा। किसानों का शोषण बढ़ा और वे भुखमरी तक पहुंच गए। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय एक 10 साला बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे 1793 में स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। अब स्थायी बंदोबस्त क्या था? जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त दोनों एक ही बात है। इस बंदोबस्त में ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू थी। इसमें बेसिकली था क्या? इसमें भू राजस्व का 10/11 भाग सरकार तथा शेष 1/11 भाग जमींदारों का होता था। इस व्यवस्था में राजस्व नगद रूप में किए जाने पर जोर दिया गया, जिससे उन क्षेत्रों में नगदी फसलों की खेती को बढ़ावा मिला। रमेश चंद्र दत्त और राजा राम मोहन राय ने स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया और इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने की बात कही। इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने भारत में एक सामाजिक मित्र प्राप्त कर लिया, इसलिए 1857 के विद्रोह में बड़े जमींदार अंग्रेजों के साथ दिखाई दिए थे। इसी वजह से स्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों की स्थिति मजबूत हो गई, क्योंकि उन्हें भूमि का पूर्ण स्वामी मान लिया गया। इसके कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया कि लोगों के सामने खेती के अलावा कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। दूसरी व्यवस्था देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत किसानों को भूस्वामी मानकर उन्हीं के साथ राजस्व वसूली का दायित्व भी तय कर दिया गया था। इसलिए यह व्यवस्था रैयतवाड़ी कहलाई। परंतु वास्तविकता यह थी कि वास्तविक स्वामित्व तो अंग्रेजों के पास ही था, क्योंकि लगान देने की स्थिति में उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी जाती थी। 1792 में कर्नल रॉड ने मद्रास के बारामहल क्षेत्र में इसे पहली बार अपनाया, किंतु इसे व्यवस्थित रूप से 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने दिया। क्वेश्चन आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक, तो थॉमस मुनरो। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू हुई, जिसमें बम्बई, मद्रास, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। इस व्यवस्था में कलेक्टर की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया गया, किंतु समय की कमी और राजस्व व्यवस्था के ज्ञान के अभाव में किसानों का जमकर शोषण हुआ। इसके बाद आती है हमारी महलवाड़ी व्यवस्था।
इस व्यवस्था के तहत गांवों के समूह के आधार पर राजस्व प्रक्रिया को स्थापित किया गया। यह भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व को स्वीकारती थी। 1822 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी ने इसे व्यवस्थित रूप दिया और यह ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू थी। सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर कौन सी थी? रैयतवाड़ी। इसमें अवध, आगरा, संयुक्त प्रांत, पंजाब, राजपूताना व पश्चिमोत्तर क्षेत्र शामिल थे। इस व्यवस्था में राजस्व दर आरंभ में 80 तक पहुंची है। इसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 66 और बाद में डलहौजी ने 50 कर दिया। बेंटिंग के कार्यकाल में मार्टिन बर्ड द्वारा पहली बार मानचित्र और रजिस्टर का प्रयोग किया गया। बर्ड को उत्तर भारत की राजस्व व्यवस्था का जनक कहा गया। अब देखते हैं रेलवे का विकास। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे की स्थापना उनकी अनुपम देन मानी जाती है। अंग्रेजों ने लाभ को आधार बनाते हुए इसमें निजी व सार्वजनिक दोनों निवेश को आमंत्रित किया। प्रारंभ में घाटे के बावजूद निवेशकों को 5% का गारंटी युक्त ब्याज दिया गया। भारत में रेलवे स्थापना का लक्ष्य दूरस्थ गांवों को बाजार से जोड़ना था, जिससे उन्हें कच्चा माल आसानी से मिल जाए। इसके साथ ही विद्रोह के समय सेना को तेजी से प्रसारित करने के लिए भी रेलवे का विकास किया गया। भारत में पहली रेल 1853 में डलहौजी के समय में मुंबई से ठाणे चली थी, लगभग 34 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक रेल लाइनों का विकास लॉर्ड कजन ने किया था। सबसे पहले किया था किसने? अभी आपने देखा यहाँ पे डलहौजी ने, और सबसे ज़्यादा लॉर्ड कजन ने। इसके बाद 1925 में एक वर्ग कमेटी की अनुशंसा को आम बजट से अलग कर दिया गया। धन की निकासी। भारतीय धन बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिशा में पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसके बाद इन्होंने प्रसिद्ध लेख लिखा था पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये उन्होंने पुस्तक लिख दी। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में धन निकासी सिद्धांत को स्वीकारा गया। इसके बाद देखते हैं, बाद में दादा भाई नौरोजी ने कुछ अन्य लेखों जैसे द वांटेड एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये लिखे थे। धन के ये बेसिकली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस वजह से इसे मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ से देखते हैं 1875 से 1900 के बीच भारत में लगातार अकाल पड़े। असंख्य भारतीयों की भुखमरी से मौत हो गई। आज़ादी से पहले अंतिम भीषण अकाल जो था बंगाल में 1943 में पड़ा, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने अकाल से लोगों को बचाने के लिए विभिन्न अकाल आयोग की स्थापना की थी, जो ये थे: स्मिथ अकाल आयोग 1860, कैंपबेल अकाल आयोग 1866, स्ट्रेची, लेन, मैकडोनाल्ड 80, 96, 90, इनकी स्थापना की गई थी। आधुनिक उद्योग जो थे ब्रिटिश सरकार के समय, कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई थी, किंतु अंग्रेजों ने सदैव ये ध्यान रखा ये भारतीय परिस्थितियों के आधार पर ना हो और उसका नियंत्रण बना रहे। किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद नए भारतीय पूंजीवाद वर्ग ने भी उद्योगों की स्थापना में हिस्सा ले लिया। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना 1853 ईस्वी में जब ट्रेन चली थी, बम्बई में कलसाजी नाना भाई द्वारा लगाया गया। रसीला बंगाल में पहला जूट कारखाना की स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में भी भारतीय पूंजी लगाई जाने लगी और स्वदेशी रूप से संचालित पहला बैंक, ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाएगा, अवध कमर्शियल बैंक था, जो 1858 ईस्वी तक चलता रहा। किंतु स्वदेशी व भारतीय पूंजी का स्वदेशी बैंक जो अभी भी कार्यरत है, वह पंजाब नेशनल बैंक के रूप में स्थापित हुआ। इसके संस्थापक लाला लाजपत राय, दयाल सिंह, मजीठिया जैसे राष्ट्रवादी नेता शामिल थे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय और 1857 की क्रांति। इसमें हमने सारा कुछ देख लिया, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और जो जो युद्ध हुए थे सारे कुछ देख लिए। अकाल क्या स्थिति रही, क्या परिणाम हुए, क्या कारण थे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल से हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हो जाएंगे, तो मिलेंगे अब कल। आज आप ये पढ़िए, उसके बाद कल मिलते हैं। पढ़ते रहिए, बाय।